Hello students. In last lecture we have see the banking under the business services. Now today we have see insurance. It is also part of the business services. So first of all we have to see the insurance. In very simple means, insurance is a means of protection against the financial loss. इंश्योरेंस क्या है? मीन्स है जो हमको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉस. फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को जो कुछ भी लॉस फाइनेंशियल लॉस होने वाला है उसके अगेंस्ट में मुझे क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है. कौन देता है? इंश्योरेंस देता है. फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अगर इंश्योरेंस की पॉलिसी लिया है तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्या देती है? कॉम्पेंसेट करके देती है. इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैंने अगर LIC की पॉलिसी निकाली तो मैं मरूंगा नहीं, मेरी डेथ नहीं होगी. मैंने एक्सीडेंटल पॉलिसी निकाला तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा कोई जरूर नहीं है. मैंने अगर मेरे दुकान की या घर की फायर की पॉलिसी निकाला तो मेरे दुकान या घर में आग नहीं लगेगी, ऐसा कुछ होगा नहीं. मैंने थेफ्ट की पॉलिसी निकाला तो चोरी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं. ये सारी चीजें होने वाली है, लेकिन ये चीजों के कारण मेरा जो फाइनेंशियल लॉस होने वाला है उसको प्रोटेक्ट करके देने की जिम्मेदारी किसकी है? इंश्योरेंस कंपनी की होती है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द डेफिनेशन. इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. इंश्योरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है. किसमें बोले? इंश्योरर में, मतलब इंश्योरेंस कंपनी में, एंड द इंश्योर्ड उस व्यक्ति में. वेयर द इंश्योरर एग्री टू कॉम्पेंसेट द इंश्योर्ड, जिसमें इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है? हम आपको कॉम्पेंसेट करके देंगे, नुकसान भरपाई करके देंगे जिस व्यक्ति ने पॉलिसी निकाला है उसको, अगेंस्ट. लेकिन काय के अगेंस्ट में? लॉस फॉर द इंश्योर्ड, जो उसको लॉस हुआ है. एंड फॉर दैट he has to pay certain sum, fixed sum of money on timely basis to the insurer in the form of the premium. और उसके अगेंस्ट में इंश्योर्ड ने, उस व्यक्ति ने क्या किया है? रेगुलरली टाइमली बेसिस पेमेंट किया है. किसको किया है? इंश्योरेंस कंपनी को, इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इंश्योरेंस. जो एग्रीमेंट है दो व्यक्ति में, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड जिस व्यक्ति ने निकाला, इसमें इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि आपको अगर कुछ लॉस होता है तो हम कॉम्पेंसेट करके देंगे, जिसके अगेंस्ट में उनको ऑलरेडी कुछ उसका मुबदला मिल चुका है, कंसिडरेशन मिल चुका है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम. ओके, तो इसमें हमको इंश्योरेंस समझने के लिए कुछ कंसेप्ट भी समझना होगा. तो हम वन बाय वन कंसेप्ट देखते हैं. पहला है उसमें कंसेप्ट, कुछ टर्म है. इंश्योर्ड. इंश्योर्ड मतलब द पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द सर्टन लॉस. ही इज नॉर्मली पॉलिसी होल्डर. इंश्योर्ड मतलब वो व्यक्ति है जिसको इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेट करके देती है, नुकसान भरपाई करके देती है. और ऐसा व्यक्ति नॉर्मली कौन होता है? पॉलिसी होल्डर, जिसने पॉलिसी निकाला वो होता है. इंश्योरर द फर्म और पर्सन हु एग्री टू कॉम्पेंसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस फॉर कंसिडरेशन. मतलब ऐसी फर्म या व्यक्ति जो एग्री होता है कि हम आपको क्या करके देंगे, कुछ लॉस होता है तो क्या करके देंगे? कॉम्पेंसेट करके देंगे, जिसके अगेंस्ट में उसको क्या मिल चुका है? कंसिडरेशन मिल चुका है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम. उसको क्या कहेंगे? इंश्योरर. इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? इंश्योर मतलब वो व्यक्ति जिसने पॉलिसी निकाला, एंड इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, इन वेरी सिंपल मैनर. नाउ प्रीमियम. प्रीमियम मतलब क्या? द कंसिडरेशन फॉर विच इंश्योरर एग्री टू इंश्योर द इंश्योर्ड, इट इज पेड बाय द कस्टमर टू द इंश्योरेंस कंपनी. मतलब प्रीमियम मतलब है वो है कि जो कंसिडरेशन, मुबदला किसको मिल चुका है? इंश्योरेंस कंपनी को. और उसके अगेंस्ट में इंश्योरर कंपनी ने क्या बोला है कि हम आपको क्या करके देंगे? कॉम्पेंसेट करके देंगे, कुछ लॉस होता है तो. और वो किसने दिया है? इंश्योर्ड ने, उस व्यक्ति ने, पॉलिसी होल्डर ने दिया है. पॉलिसी द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर. इट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इंश्योरर. एक स्टेटमेंट रहता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन इंश्योरेंस की मेंशन रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिसी. Then claim, it is demand made by the insured to the insurer to compensate for loss occurred. इसमें क्या होता है कि डिमांड करता है. क्लेम मतलब क्या? इसमें डिमांड करता है. कौन करता है? इंश्योर्ड, वो व्यक्ति जिसने पॉलिसी निकाला है. किसके पास? इंश्योरेंस कंपनी के पास, कि मेरे को इतना इतना लॉस हो गया, आप क्या करके दो? कॉम्पेंसेट करके दो, नुकसान भरपाई करके दो. एंड देन लास्ट इज अ प्रपोजल. इट इज द रिटर्न रिक्वेस्ट बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी टू इश्यू द इंश्योरेंस पॉलिसी. प्रपोजल मतलब एक रिटर्न रिक्वेस्ट होती है जो इंश्योर्ड करता है, पॉलिसी होल्डर करता है, व्यक्ति करता है. किसके पास करता है? इंश्योरेंस कंपनी के पास करता है कि आप मेरे को क्या करो? पॉलिसी क्या करो? इश्यू करो, इंश्योरेंस की पॉलिसी इश्यू करो. तो ये सब सारी टर्मिनोलॉजीज क्या है? सारी इंपॉर्टेंट है हमको इंश्योरेंस चैप्टर समझने के लिए. तो इंश्योरेंस हमने अभी कुछ टर्म्स देखा.
तो इंश्योरेंस जो बेस है, ये जो वर्क करता है, इसके कुछ तत्व है, कुछ प्रिंसिपल्स है, वो सबसे पहले हमको समझना जरूरी है, क्योंकि सारी इंश्योरेंस कंपनी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। अगर इसमें से एक भी प्रिंसिपल कुछ मिसगाइड होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम भर के देती नहीं, क्लेम कॉम्पेंसेट करके देती नहीं है। तो उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है, तत्व है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। पहला प्रिंसिपल कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बोथ द पार्टीज ऑफ इंश्योरेंस मस्ट डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट टू द ईच अदर। मतलब ये तत्व के हिसाब से, इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो इंश्योरेंस की जो दोनों पार्टी है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड, मतलब जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस निकाला, वो दोनों ने मटेरियल फैक्ट एक दूसरे को क्लियर प्रोवाइड करना चाहिए। एक दूसरे को क्लियरली बताना चाहिए, कुछ भी चीज छुपाना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मिस्टर ए, इस व्यक्ति ने पॉलिसी निकाला 5 लाख की मेडिक्लेम पॉलिसी बी कंपनी के पास, और वो जब पॉलिसी निकाला तब बी कंपनी के जो प्रपोजल फॉर्म था उसमें लिखा था आर यू सफरिंग फ्रॉम सम इलनेस। उसमें एक बीपी का भी कॉलम था कि आर यू सफरिंग फ्रॉम बीपी। इस व्यक्ति ने उस पर टिक किया नहीं, इसने ये फैक्ट छुपाया और पॉलिसी निकाला, और इस व्यक्ति ने कंटिन्यूसली 4 या 5 साल प्रीमियम पे कर दिया। 6वें साल में क्या हुआ, इसको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आया, हार्ट अटैक आया और ये व्यक्ति क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। अब जब इसका मेडिकल डॉक्टर ने इसका सर्टिफिकेट दिया, तब उनको पता, उन्होंने उसमें लिखा, मेंशन किया कि ही इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन फ्रॉम लास्ट 5 ईयर। वो जो सेंटेंस मेडिकल ऑफिसर ने लिखा है सर्टिफिकेट में कि भी हाइपरटेंशन के कारण ये सफर था पिछले 5 साल से, तो इंश्योरेंस कंपनी ये देखेगी कि इस व्यक्ति ने हमारे से ये मटेरियल फैक्ट था, जब पॉलिसी निकाला तब डिस्क्लोज करना था, अभी उसने हमको ये बताया नहीं, डिस्क्लोज किया नहीं, छुपाया, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी एक भी रुपया क्लेम भर के नहीं देगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, क्योंकि ये प्रिंसिपल कहता है दोनों भी व्यक्ति ने क्लियरली एक दूसरे को हर चीज डिस्क्लोज करना चाहिए, बताना चाहिए। देन सेकंड प्रिंसिपल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बोथ द पार्टीज ऑफ इंश्योरेंस मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन ईच अदर। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट। मतलब इसमें क्या है कि दोनों जो पार्टीज है इंश्योरेंस की, उन दोनों पार्टीज का इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहना मांगता है एक दूसरे में। और इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब क्या, मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मेरा कुछ हित छुपा रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है कि मैं किसी भी रास्ते जाते व्यक्ति का इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल नहीं सकता, उसकी पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ये इसमें क्या होगा कि एक हस्बैंड अपने वाइफ का प्रीमियम पे करेगा, एक वाइफ अपने हस्बैंड का प्रीमियम पे करेगी, एक डेटर अपने क्रेडिटर अपना डेटर का प्रीमियम पे करेगा क्योंकि उसका उसमें हित छुपा है, एक बैंक अपने क्लाइंट का प्रीमियम पे करेगा क्योंकि बैंक का भी उसमें हित छुपा है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हर 2 व्यक्ति में जो भी पॉलिसी निकाल रहे हैं उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहना मांगता है। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटिमिटी। According to this principle is applicable for all type of insurance policies. Indemnity means a guarantee to put the insured in the same financial position in which he was immediately prior to happening of uncertain event. This is not applicable to the life insurance or life insurance. मतलब इंडिमिटी जो है ये प्रिंसिपल सारे इंश्योरेंस पॉलिसी को लगता है, बट इसमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को ये प्रिंसिपल अस्तित्व में होता नहीं है, क्योंकि ये प्रिंसिपल के हिसाब से आप उतना ही लॉस पे कर सकते हैं जितना सम एश्योर्ड है और एक्चुअल लॉस है, उसमें से जो विचेवर लेस है उतना ही इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करके देगी। मतलब ये इंश्योर क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कि इंश्योरेंस कंपनी आपको गारंटी देती है कि आपको लॉस होने के पहले जो आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन थी, तो उसी फाइनेंशियल पोजीशन में लॉस होने के बाद आपको कॉम्पेंसेशन भर के देगी, वो उस पोजीशन में लाने की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी लेती है। तो इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिटी इज नॉट अप्लीकेबल टू द लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि ह्यूमन वैल्यू की लाइफ अनलिमिटेड है, एक कितनी भी हो सकती है, मैं उसकी वैल्यू नहीं लगा सकता। 1 रुपया भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है, 10 करोड़ भी, 100 करोड़ भी, 0 भी, कितने भी हो सकती है। इसलिए ये प्रिंसिपल अप्लीकेबल होगा नहीं लाइफ इंश्योरेंस को। फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉलिसी लिया 3 लाख की,
और मेरा दुकान जला 2 लाख का, तो मेरा सम एश्योर्ड है 3 लाख, मेरा लॉस हुआ 2 लाख का, तो ऐसे कंडीशन में मुझे इंश्योरेंस कंपनी जो लॉस भर के देगी दैट इज 2 लाख एक्चुअल जो मेरा लॉस हुआ है वो, ना कि 3 लाख रुपए। देन उसके बाद में है प्रिंसिपल ऑफ subrogation. According to this principle, after the insured is compensated for loss due to damage of property, insured then right of property pass to the insurance company. ये प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है कि अगर आपको कुछ लॉस इंश्योरेंस कंपनी ने कॉम्पेंसेट करके दिया, नुकसान भरपाई करके दिया, उसके बाद भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ बची है, तो इट इज योर ड्यूटी टू हैंड ओवर दैट असेट टू द इंश्योरेंस कंपनी। आपने वो इंश्योरेंस कंपनी को क्या देना चाहिए, वो राइट उसको पास कर देना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को, ना कि अपने पास रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मैंने नई कार लिया 5 लाख की, और नई कार लिया उसी साल मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया, कार इतनी डैमेज हो गई कि पूरी यूजलेस थी पूरी कार। अब मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे के पूरे 5 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन भरकर दे दिया, लेकिन मैंने देखा कि वो जो कार इतनी डैमेज हालत में थी, लेकिन उसके जो टायर्स थे वो अच्छे कंडीशन में थे। अगर मैंने एक टायर की ओरिजिनल वैल्यू पकड़ा 5,000, तो 4 टायर की 20,000 हो गया। अगर मैं सेकंड हैंड उसको बेचने को भी जाऊं तो 10,000 में कम से कम हो जाएंगे। अगर मैंने ये टायर उनको हैंड ओवर नहीं किया इंश्योरेंस कंपनी को, तो मेरे को 10,000 का प्रॉफिट होगा। और अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिटी, ये कहता है कि मुझे किसी भी हालत में प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मुझे प्रॉफिट नहीं होना मांगता है, क्योंकि जितना लॉस हो उतना इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी मेरे को भर चुकी है। उन्होंने मेरे को 5 लाख रुपए दे चुके हैं, तो मैं अगर ऐसे कंडीशन में मैं टायर रखता हूं तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए मुझे वो क्या करना है, उनको हैंड ओवर करना है। देन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, वेयर द इंश्योर्ड हैज टेकन आउट मोर देन वन पॉलिसी फॉर सेम रिस्क द एंटायर अमाउंट फ्रॉम। तो अगर इसमें क्या होता है कि इंश्योर्ड जो रहता है वो एक ही रिस्क के लिए डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी से क्या निकलता है, पॉलिसी निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस व्यक्ति ने एक्स कंपनी से 3 लाख की पॉलिसी निकाला अपने दुकान की, और वाई कंपनी से 2 लाख की पॉलिसी निकाला। अब ऐसा हो गया कि 2 लाख का माल इसका आग लगने के कारण जल गया, तो इसने 3 लाख की पॉलिसी किसके पास निकाला था, एक्स कंपनी के पास। वाई कंपनी के पास कितने की निकाला था, 2 लाख की। तो इनका रेशियो हो गया 3/5 और 2/5। तो 3 अगर मैं 2 लाख का 3/5 करता हूं तो वो आता है 1,20,000। तो ऐसे कंडीशन में मुझे एक्स इंश्योरेंस कंपनी 2 लाख के कितना 3/5 कितना भर के देगी, 1,20,000। इसका मतलब वाई जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बचा हुआ 80,000 रुपए 2/5 मुझे कॉम्पेंसेशन फिलअप करके देगी, पे करके देगी। अगर ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी पूरी एंटायर अमाउंट जो 2 लाख का मेरा लॉस हुआ है और मैंने एक्स कंपनी के पास 3 लाख का इंश्योरेंस निकाला था, तो पूरा का पूरा अगर मुझे एक्स कंपनी ने 2 लाख भर के दिया, तो ऐसे कंडीशन में मुझे वाई कंपनी कोई भी इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन करके नहीं देगी, क्योंकि पूरा का पूरा मुझे कॉम्पेंसेशन ऑलरेडी एक्स कंपनी से मिल चुका है। अगर मुझे वाई कंपनी देती तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, insured must, according to this principle, insured must try to minimize the loss. He must take all possible measure to save the property. ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि इंश्योर्ड व्यक्ति ने जिस व्यक्ति ने पॉलिसी निकाला है, उस व्यक्ति ने सारे मेजर्स लेना चाहिए आग बुझाने के लिए। उसने ये सोच के आइडियल नहीं बैठना चाहिए कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्या करके देगी, कॉम्पेंसेट करके देंगी। फॉर एग्जांपल कि मैंने 5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला XYZ कंपनी से, और एक दिन मेरे दुकान में आग लग गई, फायर ऑकर्ड हो गया और दुकान जल गया। तो मेरे को ये देखना, इंश्योरेंस कंपनी ये देखेगी कि इस व्यक्ति ने आग लगते वक्त उसमें आग बुझाने का कोशिश किया क्या, उसने पानी डाला क्या, उसमें रेती डालने की कोशिश किया क्या, फायर ब्रिगेड को तुरंत इन्फॉर्म किया क्या, फायर ब्रिगेड आई क्या, उसने सारे मेजर्स लिए क्या। अगर मैंने सारे मेजर्स लिए होंगे तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, क्लेम पे करके देगी। अदरवाइज मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी, क्योंकि मैं ये सोच के आइडल नहीं बैठ सकता हूं कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लिया है तो मुझे लॉस होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख भर के देने वाली है। देन लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट प्रोक्सिमा। व्हेन द लॉस इज कॉज्ड बाय द मोर देन वन कॉस्ट, देन द प्रोक्सिमेट कॉस्ट ऑफ लॉस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा कॉजेस कुछ लॉस के लिए होते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि आपने किस कॉस्ट के लिए
पॉलिसी लिया है उस कॉज के अगेंस्ट में आपको कॉम्पेंसेशन मिलता है। जो दूसरा कॉज है जो जिसके अगेंस्ट में आपने पॉलिसी नहीं निकाला है उसके अगेंस्ट में आपको नियरेस्ट कॉज के अगेंस्ट में कॉम्पेंसेशन मिलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 5 लाख का XYZ कंपनी से क्या निकाला, इंश्योरेंस निकाला है, और ये जो 5 लाख का मैंने इंश्योरेंस निकाला XYZ कंपनी से, एक दिन मेरे दुकान में क्या है, चोरी हो गई और चोर मेरे 2 लाख का माल लेके चले गए, चुरा के चले गए। लेकिन वो चोरी करते वक्त क्या हो गया कि उन्होंने कुछ इलेक्ट्रिक को छेड़छाड़ कर दिया और उसके कारण शॉर्ट सर्किट हो गया और मेरा पूरा दुकान जल के खाक हो गया। अब ऐसे कंडीशन में इंश्योरेंस ये देखती है कि भाई एक्चुअल थेप कितने का हुआ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस देखेंगे और उनको ऐसा समझ में आया कि 2 लाख का ही एक्चुअली चोरी हो गई, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख कॉम्पेंसेट करके नहीं देगी जितना मुझे मेरा पूरा दुकान जला है, क्योंकि मैंने पॉलिसी जो लिया है वो थेप की लिया है चोरी की, ना कि मैंने फायर के लिया है। इसलिए मुझे इंश्योरेंस कंपनी खाली 2 लाख कॉम्पेंसेशन भर के देंगी। तो ये सारे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे सारे इंश्योरेंस कंपनी काम करती है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी किसी भी प्रिंसिपल पे काम करती नहीं है। जब भी क्लेम पे करना होता है तो सारे प्रिंसिपल अप्लीकेबल होते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब जो हम ह्यूमन के वैल्यू पे जो ह्यूमन की वैल्यू का जो इंश्योरेंस निकालते हैं, ह्यूमन के लाइफ के जो इंश्योरेंस निकालते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ लाइफ इंश्योरेंस, LIC। अभी तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी आ गई है। और लाइफ को छोड़ के जो जितने भी एरियाज हम कवर करते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल इंश्योरेंस, जिसमें मेडिक्लेम पॉलिसी आती है, एक्सीडेंटल पॉलिसी आती है, थेप पॉलिसी आती है, फायर पॉलिसी आती है, बहुत सारी पॉलिसीज आती है। ओके, तो पहले हम देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस। तो डेफिनेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जो है हमारी, दैट इज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है। इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी में, एंड इंश्योर्ड मतलब वो व्यक्ति ने जिसने पॉलिसी लिया है। वेयर द इंश्योरर एग्री टू कॉम्पेंसेट द इंश्योर्ड। इसमें इंश्योरर क्या होता है, एग्री होता है कि हम आपको क्या करके देंगे, कॉम्पेंसेट करके देंगे। इंश्योरेंस कंपनी एग्री होती है कि हम आपको नुकसान भरपाई करके देंगे। कब, एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। अगर मैंने 15 साल के लिए लिया होगा, 20 साल के लिए वो एक्सपायर हो गया तो, और डेथ, जो भी विचोरी सर इनमें से जो पहले आएगा, वो डेथ पहले होगी तो डेथ होने के बाद मुझे कॉम्पेंसेशन मिलेगा। अगर मेरी डेथ नहीं हुई, मेरा पीरियड एक्सपायर हो गया 15 साल 20 साल, तो तब मुझे कॉम्पेंसेशन भर के मिलेगा, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को ऑलरेडी क्या मिल चुका है, प्रीमियम मिल चुका है। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। फर्स्ट इज अ होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी में इंश्योर्ड क्या करता है कि पूरे लाइफ लॉन्ग, टिल वो अलाइव है तब तक उसका प्रीमियम पे करता है, टिल इज अलाइव। उसको कोई भी कॉम्पेंसेशन भर के मिलता नहीं जब तक वो अलाइव है। जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो उसके डिपेंडेंट को जो सम एश्योर्ड है प्लस उसका बोनस उसके फैमिली को मिलता है। मतलब ये फैमिली उसके लिए फायदेशीर है, जो डिपेंडेंट के लिए, ना कि वो जिंदा है तब तक उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। देन एंडोमेंट पॉलिसी, ये पॉलिसी हम लेते हैं 15 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर्स। इसके लिए इसमें हम रेगुलर प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। जो हमारी सम एश्योर्ड होती है और उसको इतने साल का जो बोनस जमा होता है वो बिफोर द डेथ, मतलब डेथ अगर होगी तो वो, या मेरा पीरियड एक्सपायर हो गया तो जो भी पहले आएगा तो ये मुझे उसका वो अमाउंट मुझे मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी डेथ पहले होगी तो मेरे घर वाले डिपेंडेंट को उसका पैसा मिलेगा। अगर मेरे डेथ नहीं हुई तो मेरे को एक्सपायर पीरियड होने के बाद मुझे वो पैसा मिलने वाला। मतलब ये दोनों भी पर्सन को काम में आता है, पॉलिसी होल्डर को भी काम में आता है और डिपेंडेंट जो लोग हैं उस पर आश्रित उनको भी काम में आता है। देन टर्म पॉलिसीज में रेट ऑफ प्रीमियम बहुत ही कम होता है। ये रिसेंट पॉलिसी है, इसमें हम फिक्स टर्म, एक फिक्स पॉलिसी की टर्म हर साल पे करते हैं, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल, इस तरह से। अगर हम 5 साल भरने के बाद हमारे को कुछ, हमारा एक्सीडेंट होता है, हम डेथ हो जाते हैं, तो जितनी की पॉलिसी निकाला 25 लाख 50 लाख उतनी इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है। देन मनी बैक पॉलिसी, इसमें क्या होता है कि आप हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। ये ओल्ड एज के लिए ज्यादातर रहती है। आपके जो फ्यूचर प्लान्स है कि आपको ऐसा लगता है कि 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद आपको पैसे कुछ जरूरत रहेगी इंस्टॉलमेंट की, तो आपको इस 15 साल प्रीमियम भरने के बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, थोड़ा थोड़ा मनी बैक करना शुरू कर देती है। 20% आपको 5 साल देती रहेंगी कंटिन्यूस, को आपको रिफंड करते रहेगी। मतलब आपको यहाँ पे प्रीमियम भी मिलता है और आपने जो इन्वेस्ट किया उसका कुछ फायदा भी मिलना अर्ली स्टेज से आपको शुरू हो जाता है। देन एन्युटी पॉलिसीज में एक लमसम हम अमाउंट क्या करते हैं, पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, जिसमें
नंबर ऑफ ईयर के लिए, या हम फिक्स इंस्टॉलमेंट भी नंबर ऑफ ईयर के लिए पे कर सकते हैं। और उसके बाद हमको क्या होता है, रेगुलर प्रीमियम और रेगुलर इनकम मिलना इंश्योरेंस कंपनी से शुरू हो जाता है। देन चाइल्ड इंश्योरेंस, ये चाइल्ड इंश्योरेंस में क्या होता है कि चाइल्ड की नीड को देखते हुए, उसका एजुकेशन, उसकी शादी का कुछ ये देखते हुए हम क्या करते हैं, चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं। जब उसकी नीड होती है तो हमको इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, वो पैसा हमको क्या करती है, वापस कर देती है। आफ्टर एडल्टहुड में, चाइल्ड जब एडल्टहुड में चला जाता है तब वो इंश्योरेंस कंपनी हमको पे कर दे। रिटायरमेंट प्लान, ये प्लान में क्या होता है कि आप सेविंग करते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी कि ताकि आपका रिटायरमेंट के वक्त जो भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, आपका जो प्रीमियम आपका जमा हुआ और उस पर जो बोनस है, उसको कुछ इस जगह इन्वेस्ट करती है कि आपको उससे रेगुलर इनकम जनरेट हो सके इन द फॉर्म ऑफ द पेंशन, और वो रेगुलरली आप टिल जब तक अलाइव है तब को आप इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। एंड लास्ट वन इज यूलिप, दैट इज अ यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इसमें क्या होता है कि सम अमाउंट ऑफ प्रीमियम ये इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड, इक्विटीज मतलब शेयर मार्केट में, और कुछ इंश्योरेंस में। इसके दोनों फायदे हैं कि कुछ अमाउंट हमारे को म्यूचुअल फंड का भी हम बेनिफिट ले सकते हैं और कुछ हम इंश्योरेंस पॉलिसी का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये थे लाइफ इंश्योरेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।